गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोग को बताऊंगी रूल। इसके पहले जो है नेचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्सेप्ट पर हमने बात किया था और इसी में जो है इनके विशेषताओं पर बात कर रही थी कि इसका दो तथ्य जो है सामने आते हैं। दोनों तथ्य में जो है वो एक होता है गुणों का समुच्चय या समूह, उस पर हमने बात कर दिया और आज मैं बात करूंगी कि रोल। तो संप्रदाय का बोध कराने के लिए जो है सिर्फ यही आवश्यक नहीं है कि व्यक्ति के सामने कई गुण उपस्थित हो, बल्कि यह भी आवश्यक है कि सभी गुण कुछ विशेष नियम या रूल्स द्वारा आपस में संबंधित भी हो, जिसमें कि कुछ मनोवैज्ञानिकों ने मॉर्गन किंग और स्कोपलर ने जो है उनके अनुसार इन नियमों के दो भागों में बांटा गया, जैसे कि एग्रो रिदम या फिर गणितीय नियम या फिर स्वतः शोध नियम। गणितीय नियम से तात्पर्य उस नियम से होता है जिसके लागू करने से व्यक्ति को सफलता निश्चित रूप से प्राप्त होती है। किसी अंक में 0 से गुणा करने पर उत्तर हमेशा 0 होगा, एक गणितीय नियम का उदाहरण है ये। और स्वतः शोध नियम में व्यक्ति का सफलता की कोई गारंटी नहीं होती है। परिस्थिति के अनुसार इन दोनों नियमों में से किसी एक को प्रयोग कर व्यक्ति चिंतन करता है और संप्रदाय को सीखता है। जैसे जिस प्रकार हमने कल आप लोग को एक उदाहरण दिया था कि व्यक्ति जो है 3 गुण, अर्थात जैसे कि कल भी हमने बताया था कि जैसे 4 पैर 1 पूँछ, गाय पे जो हमने बताया था भौंकना एक साथ, यह संप्रदाय आने कुत्ता होने का जो है निर्णय लेता है, तो यह एक तरह का समुच्चय बोधक नियम है, क्योंकि इसमें 3 गुणों को एक साथ बांधा जा सकता है। परिस्थिति के अनुसार समुच्चय बोधक नियम को हम गणितीय नियम की श्रेणी में रख सकते हैं, स्वतः बोध नियम के श्रेणी में भी रख सकते हैं। और स्वतः बोध नियम श्रेणी में जैसे कि मान लीजिए कि एक गणितीय नियम की श्रेणी में रखा जाएगा, क्योंकि ये तीनों गुण सिर्फ एक ही जानवर यानी कुत्ता भी हो सकता है, जिसका कोई दूसरा उत्तर नहीं हो सकता है। तीनों गुणों में से भौंकने की जगह पे 2 सींग का गुण जोड़ भी दिया जा सकता है। ऐसी परिस्थिति में समुच्चय बोध नियम स्वतः शोध नियम में व्यक्ति की जो है अपनी इच्छा का महत्व अधिक हो जाता है। कोई गाय का जो है संप्रदाय बना सकता है, तो कोई भैंस का, कोई भेड़ का। इससे हम स्पष्ट हो जाता है या हम कह सकते हैं कि जब किसी वस्तु के कई गुण के खास नियम द्वारा आपस में संबंधित कर लिए जाते हैं, तो इससे जो है उत्पन्न परिस्थिति को संप्रदाय की संज्ञा दी जाती है। अब कभी कभी यह प्रश्न उठता है, या हम दूसरे शब्द इसको कह सकते हैं कि संप्रदाय किस तरह का चिंतन के लिए या समस्या समाधान के लिए उपयोगी या मददगार सिद्ध होगा। मनोवैज्ञानिकों द्वारा जो है किए गए शोध से यह बहुत सारी बातों की जानकारी मिली और इस तरह से स्पष्ट हो गया कि 5 ऐसे कारक हैं जिसके संप्रदाय की उपयोगिता जो है कुछ मनोवैज्ञानिकों जैसे कि जॉनसन, रायट्स या फिर वाटसन का मत था कि संप्रदाय के बिना जो है प्रत्येक व्यक्ति का घटना अनोखा होगा और इसके बारे में चिंतन करने या किसी तरह का सामान्यकरण करना संभव नहीं हो पाएगा। चिंतन में अक्सर व्यक्ति को विभिन्न वस्तु फिर यह घटना एक समान समझना होता है और प्रत्येक व्यक्ति को विभिन्न वस्तु या घटना के जो एक दूसरे को समान होते हैं वो संबंधित से उससे भी मदद करता है। उसके बाद साकल्य ने भी अपने अनुसार उन्होंने कहा था संप्रदाय की स्मृति में एक जगह की जो है मिथ्यात्व उत्पन्न होती है। उसके बाद ब्रूनर, गुडनाउ ये सब भी अपने मत को रखा गया और उनका कहना था कि संप्रदाय का एक विशेष फायदा यह है कि जिसके चलते व्यक्ति को सतत सीखने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। इसी प्रकार सारे मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने बात को रखे। इससे यह स्पष्ट होता है कि संप्रदाय जो है जिसका प्रयोग हम समान वस्तु या एकांश को एक साथ समूहन या फिर
करने में करते हैं, कई इनकी उपयोगिता भी है। इसकी सबसे बड़ी उपयोगिता यह है कि चिंतन का एक प्रमुख साधन के रूप में भी कार्य करता है, जिससे चिंतन का स्वरूप में सफलता एवं विशिष्टता भी आती है। थैंक यू।